बच्चों अब हम ये दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहाँ पर भी बेटा हम देख रहे हैं इजुकल टू करके 0 0 0 लिखा है। मतलब ये हमारा ऐसा इक्वेशन है जिसमें इजुकल टू करके कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, 0 0 0 है। इसका मतलब ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं इनसे मैट्रिक बनाएंगे। 1 है, यहाँ पे 3 है, -2, यहाँ पे आपका 2 माइनस का 1 4, 1 माइनस का 11 और 14। ओके, ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं इनसे हमने एक मैट्रिक बनाया और एक इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कॉलम मैट्रिक एक्स वाई जेड रहेगा, इजुकल टू करके 0 0 0 रहेगा। अब बच्चों ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक है, दिस इज अवर कोफिशिएंट मैट्रिक। अब जो कुछ भी होगा इस मैट्रिक के रैंक पे निर्भर करेगा। अब बच्चों ये जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक बना है, हम इस कोफिशिएंट मैट्रिक का रैंक निकालेंगे। यदि इसका रैंक अननोन के बराबर आता है तो फिर सोल्यूशन ट्रायबल सोल्यूशन होगा, 0 0 0 होगा। और यदि इसका रैंक अननोन के बराबर नहीं आता है तो फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो बच्चों अब हम इसका रैंक निकालेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक के रैंक की बात करेंगे। 1 3 -2 2 -1 4 1 -11 एंड 14। अब देखो बच्चों इचेलॉन फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे रैंक निकालने के लिए। इचेलॉन फॉर्म का मेथड बताया था, यहाँ 1 1 के नीचे 0 बनाओ, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि रो नंबर 2 की जगह पर रो नंबर 2 से 2 टाइम्स रो नंबर 1 माइनस करेंगे। यहाँ 1 है तो रो नंबर 3 की जगह पर रो नंबर 3 से रो नंबर 1 माइनस करेंगे। 1 के नीचे हमें 0 0 बनाना है, इक्विवेलेंस का साइन लगाएंगे। 1 3 -2 इसका करेंगे तो ये 0 आएगा 2 टाइम, इसका 2 टाइम कितना हो जाएगा 6, और माइनस करेंगे तो -6 तो ये -7 हो जाएगा। इसका 2 टाइम करेंगे 4 और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। इसका 1 टाइम करेंगे 0 होगा, इसका 1 टाइम माइनस करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। इसका 1 टाइम माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ओके बच्चों, 1 आया, 1 के नीचे 0 आ गया। अगला काम यहाँ 1 बनाना, नीचे 0 बनाना। 1 यहाँ बने न बने चलेगा, बट इसके नीचे 0 बनाना कंपलसरी है। और यहाँ हमें देखने से लग रहा है कि नीचे पूरा 0 बनने के लिए तैयार है। ओके, यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, तो रो नंबर 3 की जगह पर रो नंबर 3 से 2 टाइम्स रो नंबर 2 को माइनस कर दिया, इसका 2 टाइम माइनस कर दिया बच्चों। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, 1 3 -2 0 माइनस का 7 8 0, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे 0। अब देखो बच्चों ये मैट्रिक हमारा इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये पूरे ही 0 बन गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये पूरी लाइन हमारी 0 आ गई है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 और 1 2 हैं। मतलब इस प्रश्न में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो केवल 2 आ रहे हैं। इसका मतलब इस मैट्रिक का रैंक 2 होगा। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक इज 2, इसका रैंक 2 है बेटा, है ना। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक, रैंक ऑफ मैट्रिक इज 2। अब देखो बच्चों इसका रैंक है 2 और नंबर ऑफ अननोन यहाँ पर है 3। नंबर ऑफ अननोन ये कितने हैं, एक्स वाई जेड हैं, मतलब ये कितने हैं 3, दोनों बराबर नहीं हैं। तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, नॉन ट्राइबल सोल्यूशन आएगा। नॉन ट्राइबल का मतलब है इनफाइनाइट सोल्यूशन। अपन यहाँ पे लिख देते हैं, हियर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक is not equal to number of unknown, hence equation have non-trivial solution, non-trivial solution, that is infinite many solution, that is infinite many solution। ओके, मतलब हमें ये पता चल गया बच्चों कि यहाँ पर हम देख रहे हैं रैंक बराबर नहीं है। मतलब ये हमारा ऐसा प्रश्न है जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, उसका बच्चों हम तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ लो कि जैसे ये कोई इक्वेशन है, हम इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखना चाहें,
मतलब ऐसे सॉल्यूशंस के इनफाइनाइट फॉर्म लिखना चाहें जो हर सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करे, तो उसको लिखने में बहुत टाइम खर्च हो जाएगा और लिख ही नहीं पाएंगे। तो उसका एक तरीका होता है। आपको पता होगा बच्चों, जब आप ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते थे तो आप हमेशा यही लिखते थे x इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 2 या z इक्वल टू 3, जिसको यूनिक सोल्यूशन कहते थे। मतलब कोई कांस्टेंट के बराबर आ जाता था तो यूनिक सोल्यूशन होता था। अब जब हमें इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखना है तो ऐसा सोल्यूशन बच्चों लिखेंगे जिसमें x y z किसी कांस्टेंट k के टर्म में आएंगे। k कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। अब k की जगह हम 1 रखेंगे तो सोल्यूशन का एक सेट मिल जाएगा, k की जगह 2 रखेंगे सोल्यूशन का दूसरा सेट मिल जाएगा। मतलब k की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक रखेंगे तो इनफाइनाइट सेट हमें सोल्यूशन के मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी आपको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन लिखना हो तो जो आप एक्स वाई जेड का मान लिखते हैं उसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कितने कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे। उसका एक फार्मूला होता है कि जब आप इसका सोल्यूशन लिखें तो देखें रैंक क्या आ रही है और अननोन कितने हैं। इस बात पे निर्भर करेगा कि नंबर ऑफ कांस्टेंट सोल्यूशन में कितने लेने हैं। मैं कह रहा हूं सोल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम x इक्वल टू k मान लें, y इक्वल टू 2k आ जाए, z इक्वल टू 3k आ जाए, तो एक कांस्टेंट k हुआ केवल। हम ऐसा भी तो कर सकते थे z इक्वल टू k1, y इक्वल टू k2, तो दो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाते। तो ये निश्चित करने के लिए कि सोल्यूशन में एक कांस्टेंट लेना है या दो कांस्टेंट लेने हैं, उसका भी एक निश्चित फार्मूला होता है बच्चों। सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ कांस्टेंट, ओके, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है जो आपका नंबर ऑफ अननोन है, कितने नंबर ऑफ अननोन हैं, ओके, उनमें से माइनस कर दो जो रैंक आ रही है, तो आपको नंबर ऑफ कांस्टेंट मिलते हैं कि सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट लेने हैं। जैसे इस प्रश्न में देखो कि हमारे नंबर ऑफ अननोन कितने थे, इस प्रश्न में नंबर ऑफ अननोन थे 3 और रैंक कितनी आई, रैंक आई 2, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 1। मतलब यहां से हमें आइडिया लगेगा कि जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे उस सॉल्यूशन में एक हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना पड़ेगा। सपोज बच्चों ऐसा प्रश्न होता कि रैंक इसका यहां भी 0 0 बन जाता, रैंक 1 आ जाती, तो उस केस में क्या होता, अननोन 3 है और रैंक 1 आ जाती, तो हमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेने पड़ते। अब कैसे लेते हैं एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब बच्चों हमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना हो तो फिर हम z इक्वल टू k ले लेते हैं और x और y का मान k के टर्म में निकालते हैं। लेकिन सपोज ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें रैंक 1 आती तो हमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेने पड़ते। तो उसका तरीका ये होता है कि z इक्वल टू k1 ले लेते और y इक्वल टू k2 ले लेते और x का मान k1 k2 के टर्म में निकालते, तो हमारे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाते। तो इसके लिए फार्मूला ध्यान रखना कि नंबर ऑफ कांस्टेंट सॉल्यूशन में जो हमें लेना है वो बराबर होता है नंबर ऑफ अननोन कितने हैं उसमें से रैंक माइनस करते हैं। ओके, अब चलिए बच्चों, ये हमारा इक्वेशन है, ये हमने कन्वर्ट करके एचेलॉन फॉर्म में बना लिया है। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखेंगे, कैसे इसका ट्राइवल सॉल्यूशन सब निकालेंगे, उसका मेथड हम आपको बताते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा बच्चों कि ये जो मैट्रिक आपने ऐसा लिखा है एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके, उसको वापस आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना, वापस इस सिस्टम के फॉर्म में लिख दीजिए। उसके पश्चात चलने देते हैं, उसके पश्चात हम सॉल्यूशन बताते हैं। तो हमारा ये जो था मैट्रिक जो हमने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, वो मैट्रिक अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। जो कोएफिशिएंट मैट्रिक हमने पहले वैसा लिखा था उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, ये जो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है 1 3 माइनस 2 0 माइनस का 7 8 0 0 0, हम इस तरीके से इक्वेशंस को लिख लेते हैं ना। एक्स वाई जेड हम अपना वही रखते, ओके, बाकी सब वैसे ही रखते। बस हमने जो कन्वर्ट करके एचेलॉन फॉर्म में लिखा है कोएफिशिएंट मैट्रिक की जगह जो कन्वर्टेड एचेलॉन फॉर्म वाला मैट्रिक आ रहा है उस मैट्रिक को हम लिख लेते। अब इसको लिखने के बाद में बच्चों क्या करना है, आपको ये रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है। जब आप ये रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का x से करेंगे x आएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा 3y आएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा 2z आएगा, और इसको आप इस 0 से कंपेयर करेंगे। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन ये 0 आएगा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस का 7y आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8z आएगा और इक्वल टू करके 0 आएगा, और जब इससे करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, यहाँ तो सभी 0 लिखे हुए हैं। तो आपको इस तरीके के ये 2 इक्वेशन मिलेंगे।
ठीक है। अब बच्चों इन दो इक्वेशन से हम कैसे लिखें इनफाइनाइट सोल्यूशन। हमें यह ज्ञात है कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें लेना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इनमें अपनी तरफ से z इजुकल टू के ले लेंगे बेटा, है ना। z इजुकल टू क्या लेना है, के लेना है, ये अपनी तरफ से लेना है टोटल। अब z का मान इसमें k रख दो, तो जब z का मान इसमें हम k रखेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा माइनस का 7y, z की जगह k रखेंगे 8z इजुकल टू 0, z की जगह k रखा माइनस 7y प्लस 8k इजुकल टू 0, तो माइनस का 7y इजुकल टू माइनस का 8k, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8k अपॉन 7, ये आपका y का मान आ जाएगा। ओके। अब x का मान निकालना है तो वो इस इक्वेशन में y और z का मान रखो, तो जब इस इक्वेशन में y और z का मान रखेंगे तो x आएगा प्लस का 3y, 3 इंटू वाई की जगह रखेंगे 8k अपॉन 7, और माइनस का 2z, तो माइनस का 2k इजुकल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो x इजुकल टू आ जाएगा ये 2k माइनस का, ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 8 3 24 24k अपॉन 7। ओके, ये इधर आ गया तो सॉल्व करेंगे तो x इजुकल टू आएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 14k माइनस का 24k, दैट इज माइनस का 10k अपॉन 7, तो हमारा x का मान आ गया, वैल्यू ऑफ x इज माइनस 10k अपॉन 7। अब बच्चों ये हमारी x y z की वैल्यू आ गई। हम आपको आंसर चेक करने का तरीका भी बता देते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है, इसको चेक करने का टेक्निक भी बता देते हैं। देखो आपकी बच्चों क्या वैल्यू आई है, आप ध्यान पूर्वक देखें। x इजुकल टू आया है माइनस 10k अपॉन 7, y इजुकल टू आया है 8k अपॉन 7, 8k अपॉन 7, और z इजुकल टू आया है k। ये सोल्यूशन आए हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आपके इसके आएंगे, उसमें वो ट्राइबल वाला भी होगा। अब ये जो k की वैल्यू है, अब आप k की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट रखो तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के सेट मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, सपोज k इजुकल टू हम 0 रख रहे हैं, k इजुकल टू 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पे k की जगह 0 रखोगे तो एक सेट मिलेगा x इजुकल टू 0, y इजुकल टू 0, z इजुकल टू 0। ये तो मिलना ही था, ये ट्राइबल सोल्यूशन तो हमें मिलना ही था, एक ये मिल गया। दूसरा देखो k की जगह 1 रखो, तो यदि हम k की जगह 1 रखते हैं तो देखो क्या मिलेगा, k की जगह 1 रखो माइनस 10 अपॉन 7, x बराबर मिलेगा, y बराबर आएगा 8 अपॉन 7, और z बराबर आएगा 1। अब बच्चों ये जो सोल्यूशन आया है, आप चेक करना चाहो तो ऐसे चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन में रख करके देखो, यदि इस सोल्यूशन से आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब आपने सही सोल्यूशन निकाला है। और मैं आपको बता दूं k इजुकल टू 1 से जो वैल्यू आई है उससे भी ये सेटिस्फाई होगा। k इजुकल टू 2 रखोगे, उससे जो वैल्यू x y z की आएंगी उनसे भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। k इजुकल टू 3 रखोगे, उससे जो x y z की वैल्यू आएंगी उनसे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। इस प्रकार से k का मान 0 से लेकर इनफाइनाइट तक रखकर इनफाइनाइट सेट हमें ऐसे मिल जाएंगे, और प्रत्येक सेट इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। चलो चेक करके देखते हैं ये वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक सेट को हम ऑब्जर्व करके देखते हैं। इक्वेशन था हमारा ये, पहले इक्वेशन में वैल्यू रख करके देखते हैं। x की जगह रखिए आप माइनस 10 अपॉन 7, x की जगह माइनस 10 अपॉन 7। 3y, y की जगह रखिए 3 इंटू, वाई की जगह रखिए 8 अपॉन 7, y की जगह 8 अपॉन 7, माइनस 2, z की जगह रखिए 1। चलो जरा सॉल्व करके देखते हैं बच्चों क्या होता है। 7 इज द एलसीएम, ये माइनस का 10 आएगा और ये प्लस का 8 या 24 24 आएगा, और 2 है तो ये माइनस का 14 आएगा। देखो बच्चों जरा, माइनस 10 माइनस 14 और प्लस का 24, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आएगा, और 0 ही तो आना था, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। आप इसको करवा के देख लें, किसी को भी करवा के देख लें, इससे सेटिस्फाई करेगा। और सिमिलरली k इजुकल टू 2 करके x y z के मान निकालोगे, उससे भी ये सारे इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखे कैसे जाते हैं, और वो जो भी इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं वो पूरे के पूरे इन सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेंगे। ओके।